अध्याय 7 बाधाओं को पार करना। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच का मुख्य अंतर यह है कि वे डर को कैसे प्रबंधित करते हैं। एक बार जब लोग अध्ययन कर लेते हैं और वित्तीय रूप से साक्षर बन जाते हैं तो भी वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय साक्षरता होने के बावजूद लोग पर्याप्त संपत्ति कॉलम नहीं बना पाते हैं जो बड़े कैश फ्लो का उत्पादन कर सकें। वे 5 कारण हैं: डर, संशय, आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार, डर पर काबू पाना। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो वास्तव में पैसा खोना पसंद करता हो, और अपने पूरे अनुभव में मैंने कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न खोया हो। लेकिन मैंने कई गरीब लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं खोया, कम से कम निवेश करते समय। पैसा खोने का डर वास्तविक है, यह सभी में होता है, यहाँ तक कि अमीरों में भी। लेकिन समस्या डर होने में नहीं है, फर्क इस बात में है कि आप डर को कैसे संभालते हैं। यह इस बात में फर्क लाता है कि आप हार को कैसे संभालते हैं, असफलता को कैसे संभालते हैं। वही एक व्यक्ति के जीवन में अंतर बनाता है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच का मुख्य अंतर यह है कि वे उस डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। यह ठीक है कि आप डर महसूस करें। पैसे के मामले में डरपोक होना भी ठीक है, आप फिर भी अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी न किसी चीज में बहादुर होते हैं और किसी अन्य चीज में डरपोक। मेरे एक दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब वह खून देखती है तो तुरंत हरकत में आ जाती है, लेकिन जब मैं निवेश का जिक्र करता हूँ तो वह भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं भागता नहीं, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर पिता पैसे के प्रति फोबिया, डर को समझते थे। वे कहते थे, कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसे खोने से डरते हैं, दोनों फोबिया ही हैं। तो पैसे खोने के डर के समाधान के लिए उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दिया: अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू करें। अगर आप युवा उम्र से शुरू करते हैं तो अमीर बनना आसान होता है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और जो 30 साल की उम्र में शुरू करता है, उनके बीच भारी अंतर होता है। ऐसा कहा जाता है कि मैनहट्टन द्वीप की खरीदारी इतिहास की सबसे बड़ी सौदों में से एक है। न्यूयॉर्क को $24 के गहनों और मोतियों के बदले में खरीदा गया था, लेकिन अगर उन $24 को प्रति वर्ष 8% की दर से निवेश किया गया होता तो 1995 तक यह राशि $28 ट्रिलियन से अधिक हो जाती। मैनहट्टन को फिर से खरीदा जा सकता था और उसके बाद लॉस एंजल्स का एक बड़ा हिस्सा भी। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो पैसे खोने के डर से कैसे निपटेंगे? मेरे गरीब पिता ने कुछ नहीं किया। उन्होंने इस विषय से बचना ही ठीक समझा और इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता ने मुझे टेक्सन की तरह सोचने की सलाह दी। वे कहते थे, मुझे टेक्सास और टेक्सस पसंद हैं। टेक्सास में सब कुछ बड़ा होता है। जब टेक्सस जीतते हैं तो बड़ी जीतते हैं, और जब वे हारते हैं तो वो भी शानदार होती है। मैंने पूछा, क्या उन्हें हारना पसंद है? मैं यह नहीं कह रहा हूँ, किसी को हारना पसंद नहीं है। मुझे कोई खुशमिजाज हारने वाला दिखाओ तो मैं तुम्हें एक हारने वाला दिखा दूंगा। अमीर पिता ने कहा, मैं टेक्सन के जोखिम, इनाम और असफलता के प्रति नजरिए की बात कर रहा हूँ। वे जीवन को बड़े पैमाने पर जीते हैं, यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में तिलचट्टों की तरह जीते हैं, इस डर में कि कहीं उन पर रोशनी न पड़ जाए, और शिकायत करते हैं जब किराना दुकान का कर्मचारी उन्हें $1/4 कम लौटा देता है। अमीर पिता ने आगे कहा, मुझे टेक्सास का रवैया सबसे अच्छा लगता है। जब वे जीतते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, और जब हारते हैं तो भी डींगे हाँकते हैं। टेक्सास के पास एक कहावत है, अगर कंगाल होना है
तो बड़े तरीके से हो। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपने एक छोटे से मकान के कारण दिवालिया हो गए। वे माइक और मुझे हमेशा बताते थे कि आर्थिक सफलता की कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोग बहुत सुरक्षित खेलते हैं। उनके शब्दों में, लोग हारने से इतने डरे हुए होते हैं कि वे हार जाते हैं। फ्रैंक टारकेंटन, एक समय के महान एनएफएल क्वार्टरबैक, इसे दूसरे तरीके से कहते हैं, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। अपने जीवन में मैंने यह देखा है कि जीत अक्सर हार के बाद ही आती है। इससे पहले कि मैं आखिरकार साइकिल चलाना सीखता, मैं कई बार गिरा। मैंने आज तक किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसने कभी गेंद न खोई हो। मैंने कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला जो प्यार में पड़े और उनका दिल कभी न टूटा हो। और मैंने आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज्यादातर लोगों के लिए वे वित्तीय रूप से इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर होने की खुशी से कहीं अधिक होता है। टेक्सास की एक और कहावत है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं लेकिन पैसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर पिता हमें अपने टेक्सास के दौरों की कहानियां सुनाते थे। अगर आप वास्तव में यह सीखना चाहते हैं कि जोखिम, हार और असफलता का सामना कैसे करें, तो सैन एंटोनियो जाएं और अलामो का दौरा करें। अलामो बहादुर लोगों की एक महान कहानी है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना, यह जानते हुए कि सफलता की कोई आशा नहीं है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो अध्ययन के लायक है। हालांकि यह अभी भी एक दुखद सैन्य हार है, उन्हें बुरी तरह हरा दिया गया था। तो टेक्सास असफलता को कैसे संभालते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, अलामों को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी। वे हमें यह कहानी तब सुनाते थे जब वे किसी बड़े सौदे में जाने वाले होते और घबराए होते। जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल कर ली होती और निर्णायक क्षण आ जाता, तो वे हमें यह कहानी सुनाते थे। हर बार जब उन्हें गलती करने या पैसा खोने का डर होता, तो वे हमें यह कहानी सुनाते थे। इसने उन्हें ताकत दी क्योंकि इससे उन्हें याद आता था कि वे हमेशा एक वित्तीय नुकसान को वित्तीय जीत में बदल सकते हैं। अमीर पिता जानते थे कि असफलता उन्हें केवल मजबूत और समझदार बनाएगी, यह नहीं कि वे हारना चाहते थे, बल्कि उन्हें यह पता था कि वे कौन हैं और नुकसान को कैसे संभालेंगे। वे नुकसान को लेते और उसे जीत में बदल देते। यही बात उन्हें विजेता बनाती थी और दूसरों को हारने वाला। इसने उन्हें उस समय आगे बढ़ने का साहस दिया जब बाकी लोग पीछे हट जाते। वे कहते थे, यही कारण है कि मुझे टेक्सास बहुत पसंद है। उन्होंने एक बड़ी असफलता को प्रेरणा में बदल दिया और एक ऐसा पर्यटक स्थल बना दिया जो उन्हें करोड़ों कमाता है। लेकिन शायद उनके वे शब्द जो आज मेरे लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं, वे हैं, टेक्सन अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को संघर्ष के नारे में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लिए नहीं है, यह सभी विजेताओं का फॉर्मूला है। मैंने कहा है कि साइकिल से गिरना साइकिल चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने ने मुझे सीखने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया, कम नहीं। मैंने यह भी कहा कि मैंने कभी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसने कभी गेंद न खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फरों के लिए गेंद या टूर्नामेंट हारना उन्हें और बेहतर बनने के लिए अधिक मेहनत करने के लिए और अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। यही चीज उन्हें बेहतर बनाती है। विजेताओं के लिए हार उन्हें प्रेरित करती है, हारने वालों के लिए हार उन्हें हराती है। मुझे जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण पसंद है, जिन्होंने कहा था, मैंने हमेशा हर आपदा को एक अवसर में बदलने की कोशिश की। और एक जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर एक अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह एक जापानी गलती थी।
फिल्म टोरा 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 में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने जश्न मनाते हुए अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए दानव को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद रखो एक संघर्ष का नारा बन गया। इसने अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक को जीत का कारण बना दिया। इस बड़ी हार ने अमेरिका को ताकत दी और जल्द ही अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता हारने वालों को हरा देती है। यह विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असफलता जीतने को प्रेरित करती है, इस प्रकार वे हारने से नहीं डरते। फ्रैंक टारकेंटन का उदाहरण दोहराते हुए, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। फ्रैंक टारकेंटन जैसे लोग हारने से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हार को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें पता है कि हार उन्हें केवल बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगी। हार को नापसंद करना और हारने से डरना, दोनों में बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग पैसे खोने से इतने डरते हैं कि वे अंततः हार ही जाते हैं। वे एक छोटे से मकान के लिए कंगाल हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे पैमाने पर जीते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें खरीदते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं करते। मुख्य कारण जिससे 90% से अधिक अमेरिकी जनता आर्थिक रूप से संघर्ष करती है, वह यह है कि वे हारने से बचने के लिए खेलते हैं। वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने वित्तीय योजनाकारों, लेखाकारों या शेयर दलालों के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीदते हैं। ज्यादातर के पास सीडी, कम प्रतिफल वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड परिवार के भीतर ट्रेड किया जा सकता है, और कुछ व्यक्तिगत शेयर होते हैं। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हारने से बचने के लिए खेल रहा है। गलत मत समझिए, यह शायद 70% से अधिक आबादी के पास से बेहतर पोर्टफोलियो है, और यह डराने वाला है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा को पसंद करता है, लेकिन अपने निवेश पोर्टफोलियो को सुरक्षित और संतुलित रखना सफल निवेशक खेल का तरीका नहीं है। यदि आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि संतुलित होना। यदि आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे, तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं जाते, वे एक ही स्थान पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना होगा। बस यह देखिए कि आप चलते समय कैसे प्रगति करते हैं। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाकर नहीं, बल्कि केंद्रित कर कमजोर बिंदुओं से जर्मन रेखा को तोड़ दिया। फ्रेंच ने मैजिनो लाइन के साथ चौड़ा मोर्चा लिया, और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अगर आपके पास अमीर बनने की इच्छा है, तो आपको केंद्रित होना होगा। वह मत कीजिए जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। अपने थोड़े से अंडे कई टोकरी में रखना, अपने अधिकांश अंडे कुछ टोकरी में रखें और फोकस करें। एक ही मार्ग पर चलें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। यदि आप हार को नापसंद करते हैं, तो सुरक्षित खेलें। यदि हारने से आप कमजोर होते हैं, तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश करें। यदि आप 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जोखिम लेने से डरते हैं, तो न बदलें, सुरक्षित खेलें, लेकिन जल्दी शुरू करें। जल्दी से अपने नेस्ट एग को इकट्ठा करना शुरू करें क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन यदि आपके पास स्वतंत्रता का सपना है, चूहों की दौड़ से बाहर निकलने का, तो अपने आप से पूछने वाला पहला सवाल है, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ? यदि असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है, तो शायद आपको इसके लिए जाना चाहिए, लेकिन केवल शायद। यदि असफलता आपको कमजोर बनाती है या आपसे ऐसे गुस्से के दौरे शुरू कराती है जैसे बिगड़े हुए बच्चे जो हर बार जब कुछ उनकी इच्छा के खिलाफ होता है, तो वकीलों को फोन करते हैं,
तो सुरक्षित खेलें, अपनी दिन की नौकरी बनाए रखें या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, लेकिन याद रखें उन वित्तीय उपकरणों में भी जोखिम है, भले ही वे सुरक्षित दिखाई दें। मैं यह सब इसलिए कहता हूं क्योंकि टेक्सास और फ्रैंक टारकेंटन का उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि संपत्ति का कॉलम बनाना आसान है। यह वास्तव में एक कम योग्यता वाला खेल है। इसमें ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। 5वीं कक्षा की गणित काम कर जाएगी, लेकिन अपनी संपत्ति के कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हिम्मत, धैर्य और असफलता के प्रति एक शानदार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हारने वाले असफलता से बचते हैं और असफलता हारने वालों को विजेताओं में बदल देती है। बस अलार्मों को याद रखें। निराशा पर काबू पाना। आसमान गिर रहा है। आसमान गिर रहा है। हम में से अधिकांश को चिकन लिटिल की कहानी पता है, जो इम्पेंडिंग डूम की चेतावनी देने के लिए बार्नयार्ड के चारों ओर दौड़ता है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। हम में से हर एक के अंदर एक चिकन लिटिल होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, निराशावादी वास्तव में एक छोटा मुर्गा है। जब डर और संदेह हमारे विचारों को धुंधला करते हैं, तो हम सभी थोड़े चूजों की तरह हो जाते हैं। हम सभी को संदेह होता है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, फलां मुझसे बेहतर है। हमारे संदेह अक्सर हमें रोक देते हैं। हम क्या होगा के खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर अर्थव्यवस्था मेरे निवेश करने के ठीक बाद टूट जाती है? क्या होगा अगर मैं नियंत्रण खो दूं और पैसे नहीं चुका सकूं? क्या होगा अगर चीजें मेरी योजना के अनुसार न चलें, या हमारे पास ऐसे दोस्त या प्रियजन होते हैं जो हमें हमारी कमियों की याद दिलाते हैं? वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? अगर यह इतना अच्छा विचार है, तो कोई और इसे क्यों नहीं करता? यह कभी काम नहीं करेगा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। संदेह के ये शब्द अक्सर इतने तेज हो जाते हैं कि हम कार्य नहीं कर पाते। हमारे पेट में एक भयानक भावना उठती है, कभी कभी हम सो नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं, इसलिए हम सुरक्षित में रहते हैं और अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को गुजरते हुए देखते हैं, जबकि हम अपने शरीर में एक ठंडी गांठ के साथ बैठे रहते हैं। हमने अपने जीवन में कभी न कभी इसे महसूस किया है। कुछ लोगों ने इससे अधिक अनुभव किया है। पीटर लिंच, जो फिडेलिटी मैगेलन म्यूचुअल फंड के लिए प्रसिद्ध हैं, आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते हैं, और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे सिर के अंदर बनाया जाता है या बाहर से आता है, अक्सर दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच को याद है कि 1950 के दशक में जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचारों में इतना आम था कि लोग फॉलआउट शेल्टर बनाने और खाद्य और पानी को इकट्ठा करने लगे। यदि उन्होंने वह पैसा बाजार में समझदारी से निवेश किया होता, बजाय फॉलआउट शेल्टर बनाने के, तो वे शायद आज वित्तीय स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है, तो देश भर में बंदूक की बिक्री बढ़ जाती है। वाशिंगटन राज्य में दुर्लभ हैमबर्गर मांस से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और एरिज़ोना स्वास्थ्य विभाग रेस्तरां से कहता है कि सभी गोमांस को अच्छे से पकाकर परोसा जाए। एक दवा कंपनी फरवरी में एक टीवी विज्ञापन चलाती है जिसमें लोग फ्लू पकड़ते हैं। सर्दियों के दिनों में ठंड लगने और ठंडे दवा की बिक्री में वृद्धि होती है। ज्यादातर लोग गरीब हैं, क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो दुनिया में चिकन लिटिल्स दौड़ते रहते हैं और चिल्लाते हैं, आसमान गिर रहा है। आसमान गिर रहा है, और चिकन लिटिल्स प्रभावी होते हैं क्योंकि हम में से हर कोई थोड़ा चिकन है। अफवाहों और विनाश और निराशा की बातों को अपने संदेहों और डर पर प्रभाव डालने से रोकने के लिए अक्सर बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन एक चतुर निवेशक जानता है कि प्रतीत होता है कि सबसे बुरे समय वास्तव में पैसे कमाने का सबसे अच्छा समय है। जब बाकी सभी कार्रवाई करने के लिए बहुत डरे होते हैं, तो वे कार्रवाई करते हैं और इनाम पाते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र जिसका नाम रिचर्ड था,
बोस्टन से किम और मुझसे मिलने के लिए फीनिक्स आया। वह हमारे द्वारा स्टॉक्स और रियल एस्टेट के माध्यम से किए गए कार्यों से प्रभावित था। फीनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतें दबाव में थीं। हमने 2 दिन उसे दिखाए कि हमें क्या लगता है कि कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि के लिए उत्कृष्ट अवसर हैं। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं हैं। हम सिर्फ निवेशक हैं। एक रिसॉर्ट समुदाय में एक यूनिट की पहचान करने के बाद हमने उस एजेंट को कॉल किया जिसने उसे उस दोपहर बेचा। इसकी कीमत केवल $42,000 थी। एक 2 बेडरूम टाउन हाउस के लिए समान यूनिट्स $65,000 में बिक रही थीं। उसने एक अच्छा सौदा ढूंढा। उत्साहित होकर उसने इसे खरीदा और बोस्टन लौट गया। 2 हफ्ते बाद एजेंट ने कॉल किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत यह जानने के लिए कॉल किया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने अपने पड़ोसी से बात की और उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि यह एक बुरा सौदा है। वह बहुत ज्यादा पैसे चुका रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक था। रिचर्ड ने कहा कि वह नहीं था। जब मैंने पूछा कि उसने उसकी बात क्यों सुनी, रिचर्ड ने बचावात्मक होते हुए कहा कि वह और देखना चाहता था। फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार पलटा और कुछ साल बाद वह छोटा यूनिट $1,000 प्रति महीने किराए पर जा रहा था। पीक सर्दियों के महीनों में $2,500। उस यूनिट की कीमत $95,000 थी। रिचर्ड को केवल $5,000 जमा करना था और वह चूहों की दौड़ से बाहर निकलने की शुरुआत कर सकता था। आज उसने अभी भी कुछ नहीं किया है। रिचर्ड का पीछे हटना मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। इसे खरीदार की पछतावा कहा जाता है और यह हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा चिकन जीत गया और स्वतंत्रता का एक मौका खो गया। एक और उदाहरण में मैं अपने संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा करलियन प्रमाण पत्रों में रखता हूं बजाय सीडी के। मैं अपने पैसे पर प्रति वर्ष 16% कमाता हूं, जो निश्चित रूप से बैंकों द्वारा सीडी पर दिए जाने वाले ब्याज दरों से बेहतर है। ये प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित हैं और राज्य के कानून द्वारा लागू किए जाते हैं, जो अधिकांश बैंकों से भी बेहतर है। जिस फार्मूले पर इन्हें खरीदा जाता है वह इन्हें सुरक्षित बनाता है। बस इनमें तरलता की कमी होती है। इसलिए मैं इन्हें 2 से 7 साल की सीडी के रूप में देखता हूं। लगभग हर बार जब मैं किसी को बताता हूं कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूं, खासकर अगर उनके पास सीडी में पैसा है, तो वे मुझसे कहते हैं कि यह जोखिम भरा है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली, तो वे कहते हैं कि एक दोस्त या एक निवेश पत्रिका से। उन्होंने कभी इसे नहीं किया और वे किसी को बता रहे हैं जो इसे कर रहा है कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस न्यूनतम उपज की तलाश करता हूं वह 16% है, लेकिन संदेह से भरे लोग बहुत कम लाभ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। संदेह महंगा होता है। मेरा कहना है कि यही संदेह और संदेहवाद अधिकांश लोगों को गरीब और सुरक्षित खेलने पर मजबूर करते हैं। असली दुनिया बस आपका अमीर बनने का इंतजार कर रही है। केवल किसी व्यक्ति के संदेह उन्हें गरीब बनाए रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चूहों की दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसके लिए ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये संदेह अधिकांश लोगों के लिए बाधा बन जाते हैं। संशयवादी कभी जीतते नहीं हैं। अमीर पिता ने कहा, बिना जांच के संदेह और डर एक संशयवादी को पैदा करते हैं। संशयवादी आलोचना करते हैं और विजेता विश्लेषण करते हैं। यह उनके पसंदीदा कहावतों में से एक था। अमीर पिता ने समझाया कि आलोचना आंखों को अंधा कर देती है, जबकि विश्लेषण आंखें खोलता है। विश्लेषण विजेताओं को यह देखने की अनुमति देता है कि आलोचक अंधे हैं और उन अवसरों को देखना जो सभी लोग चूक जाते हैं। और जो लोग चूक जाते हैं उसे खोजना किसी भी सफलता की कुंजी है। अचल संपत्ति किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है जो वित्तीय स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की तलाश में है। यह एक अद्वितीय निवेश उपकरण है।
फिर भी जब भी मैं अचल संपत्ति को एक साधन के रूप में उल्लेख करता हूँ, मैं अक्सर सुनता हूँ, मुझे शौचालय ठीक नहीं करना। यही वह चीज है जिसे पीटर लिंच शोर कहते हैं। यही वह है जो मेरे अमीर पिता कहेंगे कि यह संदेहवादी की बात कर रहा है, जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, जो अपने संदेह और डर को अपने दिमाग को बंद करने देता है बजाय कि अपनी आंखें खोलने के। तो जब कोई कहता है मुझे शौचालय ठीक नहीं करना, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं करना चाहता हूँ? वे कह रहे हैं कि एक शौचालय उनके लिए जो चाहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं चूहों की दौड़ से स्वतंत्रता की बात करता हूँ और वे शौचालयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही वह सोचने का पैटर्न है जो अधिकांश लोगों को गरीब बनाए रखता है। वे आलोचना करते हैं बजाय कि विश्लेषण करें। मैं नहीं चाहता कुंजी आपकी सफलता की कुंजी है, अमीर पिता कहा करते थे, क्योंकि मैं भी शौचालय ठीक नहीं करना चाहता। मैं एक ऐसे संपत्ति प्रबंधक की खोज करता हूं जो शौचालय ठीक करता है, और एक महान संपत्ति प्रबंधक खोजने से जो घरों या अपार्टमेंट का प्रबंधन करता है, मेरी नकद प्रवाह बढ़ती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महान संपत्ति प्रबंधक मुझे बहुत अधिक अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति देता है, क्योंकि मुझे शौचालय ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। एक महान संपत्ति प्रबंधक अचल संपत्ति में सफलता की कुंजी है। एक अच्छे प्रबंधक को खोजना मेरे लिए अचल संपत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक महान संपत्ति प्रबंधक अक्सर शानदार डील के बारे में अचल संपत्ति एजेंटों से पहले ही सुनता है, जो उन्हें और भी अधिक मूल्यवान बनाता है। यही अमीर पिता का तात्पर्य था जब उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता आपकी सफलता की कुंजी है, क्योंकि मैं भी शौचालय ठीक नहीं करना चाहता। मैंने यह फिगर्ड आउट किया कि मैं कैसे अधिक अचल संपत्ति खरीद सकता हूं और चूहों की दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को तेज कर सकता हूं। जो लोग लगातार कहते हैं मुझे शौचालय ठीक नहीं करना, वे अक्सर इस शक्तिशाली निवेश साधन का उपयोग करने से इनकार करते हैं। शौचालय उनकी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शेयर बाजार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, मैं पैसा नहीं खोना चाहता। खैर, उन्हें यह कैसे लगता है कि मैं या कोई और पैसा खोना पसंद करता है? वे पैसा नहीं बनाते क्योंकि वे पैसे खोने का विकल्प चुनते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वे शेयर बाजार जैसे एक शक्तिशाली निवेश साधन के प्रति अपने मन को बंद कर देते हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ हमारे पड़ोस के गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि गैस की कीमत बढ़ रही है और इसलिए तेल की कीमत भी। मेरा दोस्त एक चिंता करने वाला या चिकन लिटिल है। उसके लिए आसमान हमेशा गिरने वाला है और आमतौर पर यह उस पर ही गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे सभी आंकड़े दिखाए कि क्यों अगले कुछ वर्षों में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। ऐसे आंकड़े जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। भले ही मैं पहले से ही एक मौजूदा तेल कंपनी के काफी शेयरों का मालिक था, उस जानकारी के साथ मैंने तुरंत एक नया मूल्यहीन तेल कंपनी खोजना शुरू किया, जो कुछ तेल के भंडार खोजने वाली थी। मेरे ब्रोकर इस नए कंपनी के बारे में उत्साहित थे और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर से 15,000 शेयर खरीदे। 3 महीने बाद मैं और मेरा वही दोस्त फिर से उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे और यकीनन प्रति गैलन की कीमत लगभग 15% बढ़ गई थी। फिर से चिकन लिटिल चिंतित हुआ और शिकायत की। मैंने मुस्कुराया क्योंकि 1 महीने पहले उस छोटे तेल कंपनी ने तेल खोजा था और उन 15,000 शेयरों की कीमत $3 प्रति शेयर से अधिक हो गई थी जब उसने मुझे पहली बार टिप दी थी। और अगर मेरे दोस्त की बात सच है तो गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी। अगर अधिकांश लोग समझते कि स्टॉक मार्केट निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है, तो और लोग जीतने के लिए निवेश करेंगे न कि हारने से बचने के लिए। स्टॉप बस एक कंप्यूटर कमांड है जो स्वचालित रूप से आपके स्टॉक को बेचता है यदि कीमत गिरने लगती है, जिससे आपके नुकसान को कम करने और कुछ लाभ को अधिकतम करने में मदद मिलती है।
यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उपकरण है जो हारने से बहुत डरते हैं। इसलिए जब मैं लोगों को उनके मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनता हूँ, न कि वे क्या चाहते हैं, तो मैं जानता हूँ कि उनके मन में शोर बहुत तेज होगा। चिकन लिटिल ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है और चिल्ला रहा है, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं, तो वे अपनी इच्छाओं से बचते हैं। लेकिन इसका उन्हें बड़ा नुकसान होता है। वे जीवन में शायद कभी भी वो नहीं पाएंगे जो वे चाहते हैं। विश्लेषण करने के बजाय उनका आंतरिक चिकन लिटिल उनके मन को बंद कर देता है। रिच डैड ने मुझे चिकन लिटिल को देखने का एक तरीका दिया, बस वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया। 66 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना व्यवसाय खो दिया और अपने सोशल सिक्योरिटी चेक पर जीना शुरू कर दिया। यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने पूरे देश में अपने फ्राइड चिकन के नुस्खे को बेचने के लिए दौरा किया। उन्हें 1009 बार अस्वीकार किया गया। तब कहीं जाकर किसी ने हाँ कहा और वे उस उम्र में एक मल्टीमिलियनेयर बन गए जब अधिकांश लोग रिटायर हो रहे होते हैं। वह एक साहसी और दृढ़ व्यक्ति थे। रिच डैड ने हार्लन सैंडर्स के बारे में कहा, इसलिए जब आप संदेह में हो और थोड़ा डर महसूस कर रहे हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे चिकन के साथ किया। आलस्य पर काबू पाना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने एक व्यवसायी की कहानियां सुनी हैं जो पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छे प्रोवाइडर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह कार्यालय में लंबे समय तक काम करता है और सप्ताहांत पर काम घर लाता है। एक दिन वह घर लौटता है और देखता है कि घर सुनसान है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ जा चुकी है। उसे पता था कि वह और उसकी पत्नी के बीच समस्याएं थीं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने के बजाय वह काम में व्यस्त रहा। निराश होकर उसके काम में प्रदर्शन गिर गया और उसे नौकरी खोनी पड़ी। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अपनी संपत्ति का ध्यान रखने के लिए बहुत व्यस्त हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत व्यस्त हैं। इसका कारण वही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त रहकर कुछ ऐसे चीजों से बचने का तरीका अपनाते हैं जिनका सामना नहीं करना चाहते। किसी को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अंदर से वे जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाते हैं तो वे अक्सर क्रोध या चिड़चिड़ापन से प्रतिक्रिया करते हैं। अगर वे काम या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं। फिर भी अंदर से उन्हें पता है कि वे कुछ महत्वपूर्ण से बच रहे हैं। यह आलस्य का सबसे सामान्य रूप है, व्यस्त रहकर आलस्य। तो आलस्य का इलाज क्या है? इसका उत्तर है थोड़ी लालच। हमारे में से कई लोगों को यह सिखाया गया था कि लालच या इच्छा बुरी होती है। लालची लोग बुरे होते हैं, मेरी माँ कहा करती थीं। फिर भी हमारे अंदर अच्छे, नए या रोमांचक चीजों की चाहत होती है। अपने उस इच्छा के भाव को नियंत्रण में रखने के लिए अक्सर माता-पिता उस इच्छा को अपराध बोध से दबाने के तरीके ढूंढते हैं। तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भाई और बहन भी हैं? यह मेरी माँ की पसंदीदा बातें में से एक थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूं? मेरे पिता का भी एक पसंदीदा सवाल था। क्या तुम सोचते हो कि हम पैसे के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? हम अमीर लोग नहीं हैं, तुम्हें पता है। यह शब्दों से अधिक था, बल्कि उन शब्दों के साथ जो गुस्से वाला अपराध बोध था जिसने मुझ पर असर डाला। या फिर उल्टा अपराध बोध होता था, मैं अपने जीवन की बलिदान दे रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए यह खरीद सकूं। मैं यह तुम्हारे लिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैं एक बच्चे के रूप में यह लाभ नहीं ले पाया। मेरे पास एक पड़ोसी है जो बिल्कुल गरीब है, लेकिन फिर भी अपने गैरेज में अपनी कार पार्क नहीं कर सकता। गैरेज बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। उन बिगड़ैल बच्चों को जो कुछ भी चाहिए वह सब मिल जाता है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इच्छा का अनुभव हो, यही उसकी रोजमर्रा की बातें हैं।
उसके पास उनके कॉलेज या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बच्चों के पास हर प्रकार का खिलौना है। हाल ही में उसे एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और उसने अपने बच्चों के साथ लास वेगास का दौरा किया। मैं यह बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उसने बड़े बलिदान के साथ कहा। रिच डैड ने मैं इसे खरीद नहीं सकता शब्दों पर रोक लगा दी। मेरे असली घर में यही सब मैंने सुना। इसके बजाय रिच डैड ने अपने बच्चों से कहा, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। उन्होंने विश्वास किया कि मैं इसे खरीद नहीं सकता शब्दों से आपका मस्तिष्क बंद हो जाता है। उसे और सोचने की आवश्यकता नहीं थी। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ ने मस्तिष्क को खोल दिया और उसे सोचने और जवाब खोजने के लिए मजबूर किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने महसूस किया कि मैं इसे खरीद नहीं सकता शब्द झूठ हैं और मानव आत्मा इसे जानती है। मानव आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वे कहा करते थे, यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। एक आलसी मन जो कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता के भीतर एक युद्ध शुरू होता है। आपकी आत्मा क्रोधित होती है और आपका आलसी मन अपने झूठ का बचाव करता है। आत्मा चिल्लाती है, चलो जिम चलते हैं और कसरत करते हैं। और आलसी मन कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैंने आज सचमुच मेहनत की। या मानव आत्मा कहती है, मैं गरीब होने से थक चुका हूँ, चलो बाहर चलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी मन कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा यह बहुत झंझट है, यह सुरक्षित नहीं है, मुझे पैसे खोने का डर है, मैं पहले ही काफी मेहनत कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे काम में बहुत कुछ करना है, आज रात मुझे जो करना है उसे देखो, मेरे बॉस को यह सुबह तक चाहिए, मैं इसे खरीद नहीं सकता भी उदासी पैदा करता है। एक बेबसी जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जाती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ संभावनाओं, उत्साह और सपनों के द्वार खोलता है। इसलिए रिच डैड को इस बात की परवाह नहीं थी कि हम क्या खरीदना चाहते थे, जब तक कि हम समझते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक मजबूत मन और एक सक्रिय आत्मा का निर्माण करता है। इसलिए उन्होंने कभी भी माइक या मुझे कुछ नहीं दिया। वे बजाय इसके पूछते थे, तुम इसे कैसे खरीद सकते हो, और इसमें कॉलेज भी शामिल था, जिसकी हम खुद ही फीस भरते थे। यह लक्ष्य नहीं था, बल्कि लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया थी जिसे वे हमें सिखाना चाहते थे। आज मैं जो समस्या देखता हूँ वह यह है कि लाखों लोग अपनी इच्छाओं या लालच के बारे में दोषी महसूस करते हैं। यह उनके बचपन से पुराना मानसिकता है, जबकि वे जीवन की बेहतर चीजें पाना चाहते हैं। अधिकांश को अचेतन रूप से यह कहा गया है कि मैं यह नहीं ले सकता या मैं इसे कभी भी नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया तो यह बस एक सवाल था, मैं कभी काम नहीं करने के लिए पैसे कैसे जुटा सकता हूँ, और मेरा मस्तिष्क उत्तर और समाधान निकालने लगा। सबसे कठिन हिस्सा था मेरे असली माता पिता के विचारों से लड़ना। हम यह नहीं खरीद सकते, अपने बारे में सोचना बंद करो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते, और अन्य इसी प्रकार के भावनाएं जो मेरे लालच को दबाने के लिए, अपराध बोध को प्रेरित करने के लिए बनाई गई थीं। तो आलस्य को कैसे हराएं? एक बार फिर उत्तर है थोड़ी लालच। यह वह रेडियो स्टेशन है BFM, जिसका अर्थ है मेरे लिए इसमें क्या है। एक व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मुझे कभी काम नहीं करना पड़े तो मेरा जीवन कैसा होगा? अगर मेरे पास जितना पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बिना उस थोड़ी लालच के बेहतर चीज पाने की इच्छा प्रगति नहीं होती। हमारी दुनिया प्रगति करती है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर की चाह रखते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप खुद को किसी चीज से दूर भागते हुए पाते हैं जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, तो अपने आप से पूछने के लिए एक ही चीज है, मेरे लिए इसमें क्या है? थोड़ी लालची बने। यह आलस्य के लिए सबसे अच्छा इलाज है।
हालांकि बहुत अधिक लालच, जैसे कि कोई भी चीज जो अत्यधिक हो, अच्छी नहीं होती। लेकिन बस याद रखें कि माइकल डगलस ने फिल्म वॉल स्ट्रीट में क्या कहा, लालच अच्छी होती है। रिच डैड ने इसे एक अलग तरीके से कहा, अपराधबोध लालच से बदतर है, क्योंकि अपराधबोध शरीर को उसकी आत्मा से वंचित कर देता है। मुझे लगता है कि एलेनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा, जो आप अपने दिल में सही समझते हैं वह करें, क्योंकि आप वैसे भी आलोचना किए जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको श्राप दिया जाएगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी। बुरी आदतों को पार करना। हमारी जिंदगी हमारे आचार व्यवहार का प्रतिबिंब है, न कि हमारी शिक्षा का। जब मैंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत फिल्म कोनन द बारबेरियन देखी तो एक दोस्त ने कहा, मुझे श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहिए। अधिकांश लड़के सहमति में सिर हिलाने लगे। मैंने सुना है कि वह एक समय में बहुत कमजोर और दुबला था, दूसरे दोस्त ने जोड़ा। हाँ, मैंने भी यही सुना। एक और बोला, मैंने सुना है कि उसे लगभग हर दिन जिम में वर्कआउट करने की आदत है। हाँ, मुझे यकीन है कि उसे करना होगा। नहीं, समूह के निंदक ने कहा, मुझे यकीन है कि वह वैसे ही पैदा हुआ था। इसके अलावा चलो अर्नोल्ड के बारे में बात करना बंद करते हैं और कुछ बियर लेते हैं। यह आदतों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक उदाहरण है। मुझे याद है कि मैंने अपने रिच डैड से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे उत्तर देने के बजाय उन्होंने मुझे उदाहरण के माध्यम से सीखने देना चाहा, जैसा कि हमेशा होता था। रिच डैड ने पूछा, तुम्हारा पिता अपने बिल कब चुकाता है? मैंने कहा, पहले महीने के पहले दिन। उन्होंने पूछा, क्या उसके पास कुछ बचता है? मैंने कहा, बहुत थोड़ा। यही वह मुख्य कारण है कि वह संघर्ष करता है। उसकी बुरी आदतें हैं। तुम्हारा पिता पहले सभी को भुगतान करता है। वह खुद को आखिरी में भुगतान करता है, लेकिन केवल तभी जब उसके पास कुछ बचता है, जो कि आमतौर पर नहीं होता। मैंने कहा, लेकिन उसे अपने बिल तो चुकाने पड़ते हैं, है ना? क्या तुम कह रहे हो कि उसे अपने बिल नहीं चुकाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, रिच डैड ने कहा। मैं अपने बिलों को समय पर चुकाने में विश्वास करता हूँ। मैं बस खुद को पहले भुगतान करता हूँ, यहाँ तक कि सरकार को भी भुगतान करने से पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो क्या होता है? मैंने पूछा, तब आप क्या करते हैं? उसी तरह रिच डैड ने कहा, मैं अभी भी खुद को पहले भुगतान करता हूँ, भले ही मुझे पैसे की कमी हो। मेरे लिए मेरी संपत्ति का कॉलम सरकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या वे आपके पीछे नहीं पड़ते? हाँ, अगर आप भुगतान नहीं करते। रिच डैड ने कहा, देखो, मैंने यह नहीं कहा कि भुगतान मत करो। मैंने बस यह कहा कि मैं खुद को पहले भुगतान करता हूँ, भले ही मुझे पैसे की कमी हो। लेकिन मैंने उत्तर दिया, आप ऐसा कैसे करते हैं? यह कैसे नहीं है? सवाल यह है क्यों? रिच डैड ने कहा। ठीक है, क्यों? प्रेरणा। रिच डैड ने कहा, आपको क्या लगता है, अगर मैं उन्हें भुगतान नहीं करता तो कौन ज्यादा शोर करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज्यादा चीखेंगे। मैंने स्पष्टता के लिए उत्तर दिया, आप कुछ नहीं कहेंगे अगर आप खुद को भुगतान नहीं करते। तो देखिए, खुद को भुगतान करने के बाद टैक्स और अन्य लेनदारों को भुगतान करने का दबाव इतना बड़ा होता है कि यह मुझे अन्य आय के स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। भुगतान करने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किए, अन्य कंपनियां शुरू की, शेयर बाजार में ट्रेडिंग की, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे लोग मुझ पर चिल्लाना शुरू न करें। उस दबाव ने मुझे और मेहनत करने पर मजबूर किया, मुझसे सोचने पर मजबूर किया, और कुल मिलाकर मुझे पैसे के मामले में और भी समझदार और सक्रिय बना दिया। अगर मैंने खुद को आखिरी में भुगतान किया होता तो मुझे कोई दबाव नहीं महसूस होता, लेकिन मैं टूट जाता। तो यह सरकार या अन्य लोगों का डर है,
जिनके पैसे आपको देने हैं, जो आपको प्रेरित करता है। बिल्कुल सही, रिच डैड ने कहा। आप देखिए, सरकारी बिल कलेक्टर बड़े बदमाश होते हैं। इसी तरह सामान्य रूप से बिल कलेक्टर भी होते हैं। अधिकांश लोग इन बदमाशों के आगे झुक जाते हैं। वे उन्हें भुगतान करते हैं और कभी खुद को भुगतान नहीं करते। क्या आप उस 98 पाउंड के कमजोर व्यक्ति की कहानी जानते हैं, जिस पर रेत फेंकी गई थी? मैंने सिर हिलाया। मैं हमेशा कॉमिक किताबों में वजन उठाने और बॉडी बिल्डिंग के सबक के लिए वह विज्ञापन देखता हूँ। खैर, अधिकांश लोग बदमाशों को अपने चेहरे पर रेत फेंकने देते हैं। मैंने खुद को मजबूत बनाने के लिए बदमाश के डर का उपयोग करने का निर्णय लिया। अन्य कमजोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसे बनाने के बारे में सोचने के लिए खुद को मजबूर करना वैसा ही है जैसे जिम जाकर वजन उठाना। जितना अधिक मैं अपनी मानसिक धन की मांसपेशियों को व्यायाम कराता हूँ, उतना ही मजबूत बनता हूँ। अब मैं उन बदमाशों से नहीं डरता। मुझे रिच डैड की बातें पसंद आईं। तो अगर मैं खुद को पहले भुगतान करता हूँ, तो मैं वित्तीय रूप से, मानसिक और वित्तीय दोनों रूप से मजबूत हो जाता हूँ। रिच डैड ने सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को आखिरी में या बिल्कुल भी भुगतान नहीं करता, तो मैं कमजोर हो जाता हूँ। तो मेरे जैसे लोग, बॉस, प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, बिल कलेक्टर और मकान मालिक, सारा जीवन मुझे परेशान करते हैं, बस इसलिए कि मेरे पास अच्छे पैसे की आदतें नहीं हैं। रिच डैड ने सिर हिलाया, जैसे 98 पाउंड का कमजोर व्यक्ति। अहंकार को पार करना। जो मैं जानता हूँ वही मुझे पैसे देता है, जो मैं नहीं जानता वही मुझसे पैसे ले लेता है। हर बार जब मैं अहंकारी रहा हूँ, मैंने पैसे खोए हैं, क्योंकि जब मैं अहंकारी होता हूँ तो मैं सच में मानता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। रिच डैड अक्सर मुझे कहते थे। मैंने पाया है कि कई लोग अपने अज्ञानता को छिपाने के लिए अहंकार का उपयोग करते हैं। यह अक्सर तब होता है जब मैं अकाउंटेंट या यहाँ तक कि अन्य निवेशकों के साथ वित्तीय विवरणों पर चर्चा कर रहा होता हूँ। वे चर्चा के दौरान अपने तरीके से बातें करने की कोशिश करते हैं। मुझे साफ है कि वे उस विषय के बारे में नहीं जानते हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे सच नहीं बता रहे हैं। पैसे, वित्त और निवेश के क्षेत्र में कई लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे के उद्योग में अधिकांश लोग उपयोग की गई कारों के विक्रेताओं की तरह बिक्री की बातें कर रहे हैं। जब आप किसी विषय में अपने अज्ञानता को जानते हैं, तो उस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को खोजकर या उस विषय पर एक किताब पढ़कर खुद को शिक्षित करना शुरू करें।